मैं पीयूष रंजन एग्ज़ाम फोबिया पे आप लोग का स्वागत करता हूं। मैंने इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में कुछ पॉइंट्स को पढ़ा दिया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपने पॉइंट्स पढ़ लिया है तो आप लोग इसको क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, और क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग सोचिए, जो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है और उसके बारे में क्या क्या जानते हैं। ये आप लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो ये आप लोग को हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके शेयर और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है और कुछ और अच्छा करने की कोशिश होती है। मैं इस दौरान क्या करूँगा, जब इस चैप्टर को पढ़ाते भी रहूँगा या क्वेश्चन डिस्कशन करता भी रहूँगा तो बीच बीच में आपसे इसका क्वेश्चन भी आपसे पूछता रहूँगा, जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे आज का पहला क्वेश्चन, पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? देखिए, पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसका डिस्क्रिप्टिव क्या है। मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरब में स्थित है, और यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था, और जन्म लेने के कारण ही मक्का मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल है। ठीक है, और हज़रत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में। इसमें दो बात ध्यान देने योग्य है, जन्म 570 और मृत्यु 632। मक्का किस लिए प्रसिद्ध है? उनका जन्म हुआ था इसी किनका? तो हज़रत मोहम्मद का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मक्का कहाँ है? देख लिए हैं, मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपसे कुछ इसके पॉइंट्स के बारे में बता दें। देखिए, हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने कहा था। इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। और हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अरबों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अरबों के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? बताइए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, देखते हैं इसका क्या है इसका। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, हालांकि मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व एक उबैदुल्लाह के नेतृत्व में भेजा गया था, लेकिन वह पराजित हुआ और मारा गया। ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम था, वह इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा, और उसमें सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का शासन था। ठीक है, और सिंध पर दाहिर और का शासन था। तो दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम को जो युद्ध हुआ है उसकी चर्चा जो है आपको फारसी ग्रंथ चचनामा में है। फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। इसको ध्यान देख लीजिए। सबसे पहला इसमें चचनामा कैसा ग्रंथ है? फारसी ग्रंथ है। ठीक है, चचनामा से हमें क्या प्राप्त होता है? तो चचनामा से हमें अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो 712 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जा सकता है जो मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो उबैदुल्लाह ने। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा था? तो इराक के हाकिम अल हज्जाज। इसको भी ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, जो मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का राजा कौन था? तो सिंध का राजा कौन था? दाहिर। ठीक है, इतना क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन वही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? यहाँ देखिए मोहम्मद बिन कासिम है। हाँ, तो मोहम्मद बिन कासिम है। चलिए इसको भी नहीं पढ़ना, अगले का देख लीजिए। भारत में प्रथम मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, और यह कब किया था? सो इसमें पॉइंट देख लीजिए। यह 8वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण हुआ था। तो कौन सी शताब्दी? तो 8वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में। ध्यान से सुनिएगा, 8वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था। मैंने जो पॉइंट महत्वपूर्ण है उस पॉइंट को टिक लगा रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरब के थे। कौन थे? अरब के थे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कौन थे? अरब के थे। और मोहम्मद बिन कासिम कौन के थे? यह भी क्या था? अरबी था। ठीक है, और उसे इराक के हाकिम अल हज्जाज का भतीजा और दोनों था। ठीक है, और इराक पर सिंध पर जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो उसकी आयु मात्र कितनी थी? 17 वर्ष थी। ठीक है, अब है इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? बताइए। लफ्तगीन था,
कि महमूद था, कि सुबुतगीन था, कि इस्माइल था? बताइए। तो देखिए, गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन था। ठीक है, गजनी वंश को हम लोग यामनी वंश के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसमें क्या निकलता है, गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। ठीक है, और ठीक है, इस गजनी वंश का अन्य नाम क्या है? यामनी वंश है, और अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, और वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। इसमें दो कूट दिया हुआ है, आपको पता करना है तो वह दोनों में क्या है। देखिए, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, पढ़िए इसको कूट में। तो इसमें देखिए क्या है, सी, ए सही है परंतु आर गलत है। मतलब महमूद गजनी ने या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थाई मुस्लिम की शासन की स्थापना करना नहीं, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। तो भारत में जब ये मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर रहा था, तो उसका जो उद्देश्य था आपको ये शासन करना नहीं था, मात्र लूटपाट करके चला जाना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? देखिए, कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? कौन था वह? तो विद्याधर था। तो इसका कुछ डिस्क्रिप्टिव जान लेते हैं, क्या है डिस्क्रिप्टिव। देखिए, महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? 10-1920 में, 10 से 19 से 20 के दौरान हुआ। ठीक है, तो उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, जो मैंने ब्लू से टिक लगा रखा है, सिर्फ उसी को पढ़ना है। ठीक है, और विद्याधर ही एक अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। ठीक है, तो महमूद गजनवी किस हिंदू शासक को पराजित नहीं कर सका? विद्याधर। ठीक है, विद्याधर कहाँ का शासक था? तो चंदेल का शासक था। कब आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने? तो 1019 से 1020 में। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बताइए। देखिए, हसन निजामी, उत्बी, फिरदौसी, चंद्रवरदाई। बताइए। तो देखिए, अब कुछ जान लेते हैं इसके बारे में और डिस्कस। तो इसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। ठीक है, और उसका दरबारी कौन था? उत्बी था, और उसने किताब उल यामनी अथवा तारीख़ ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। तो उत्बी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? किताब उल यामनी अथवा तारीख़ ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शाहनामा का लेखक फरिश्ता, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? बताइए। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन में डाउट है। यहाँ दिया हुआ है, दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर कौन है? फिरदौसी हैं। ठीक है, और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था। ठीक है, यहाँ पे शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी, और फिरदौसी भी किन से हैं? महमूद गजनवी के दरबार के हैं। ठीक है, और इनको फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। ठीक है, जबकि फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है, और फरिश्ता का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। ठीक है, और इसकी पुस्तक तारीख़ फरिश्ता ने जो पुस्तक लिखी थी तारीख़ फरिश्ता, वह पुस्तक बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। ठीक है, इसमें देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो फिरदौसी किसके दरबार में थे? गजनवी के दरबार में। ठीक है, फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी थी? आपको शाहनामा लिखी थी। ठीक है, पूर्व के होमर की उपाधि किसे दी जाती है? तो फिरदौसी को दी जाती है। ठीक है, तो फरिश्ता किसके दरबार में थे? गजनवी के दरबार में थे। फरिश्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तारीख़ फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी। ठीक है, फरिश्ता का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। ठीक है, तारीख़ फरिश्ता में किस वंश के शासनकाल के बारे में लिखा हुआ है? तो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के बारे में लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शाहनामा का लेखक कौन था? पढ़ी जो कहें फिरदौसी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? सब जानते होंगे, बताइए कौन है? अलबरूनी था। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था। अब कुछ बातें इसके बारे में और जान लेते हैं, पढ़ लिए हैं लेकिन फिर से जान लेते हैं, हम लोग को रिपीट हो जाएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जन्म कब हुआ था? 973 ईस्वी में हुआ था, और वह खीवा देश का रहने वाला था।
ठीक है, और वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। उसने संस्कृत का भी अध्ययन किया था और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की थी। ठीक है, किस भाषा में? अरबी भाषा में। ठीक है, और सर्वप्रथम इस तहकीके हिंद पुस्तक का एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। ठीक है, और इसका अनुवाद हिंदी में किसने किया? रजनीकांत शर्मा ने। अब देखिए, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला अल बरूनी। अल बरूनी किसके दरबार में था? महमूद गजनवी में था। ठीक है, अल बरूनी के बारे में यह पूछा जा सकता है, अल बरूनी क्या नहीं था? तो इतिहासकार तो थे, तो खगोल विज्ञानी भी थे, भूगोल शास्त्री भी थे, तर्कशास्त्री भी थे, औषधि भी थे, गणित भी था, धर्म था और धर्मशास्त्र था, लेकिन वह आपको सैनिक से संबंधित उसके पास जानकारी नहीं थी, ये ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, उसने संस्कृत का भी अध्ययन किया था। ठीक है, पूछा जा सकता है तहकीके हिंद अल बरूनी ने किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, पूछा जा सकता है तहकीके हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो एडवर्ड साची ने। पूछा जा सकता है हिंदी में तहकीके हिंद का अनुवाद किसने किया था? तो रजनीकांत शर्मा ने। ठीक है, अरे कैसा लग रहा है आप लोग को बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगता है चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जो कुछ अच्छा और करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? देखिए, फरिश्ता, अल बरूनी, अफीफ और इब्न बतूता। तो कौन थे? इतिहासकार कौन था? अल बरूनी था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन का। अल बरूनी भारत में कब आया था? देखिए, अल बरूनी भारत में कब आया था बताइए? तो अल बरूनी भारत में 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। अल बरूनी भारत में कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। और अल बरूनी के बारे में हम लोग सारी बातों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? पढ़ चुके हैं, कौन था? अल बरूनी। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो हमने अभी तक धर्मनिरपेक्ष के बारे में तो पढ़ा नहीं था, तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखन नहीं था। बाकी सारा, हाँ, संस्कृत भी पढ़ा हुआ था, त्रिकोणमिति का भी पढ़ा हुआ था, उसका ग्रंथ उस समय के भारत के से प्रभावित था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? बताइए। तो भीमदेव ने गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। पढ़ लेते हैं इसका डिस्क्रिप्टिव क्या है। महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1026 ईस्वी में। कब किया था? 1026 ईस्वी में। उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। ठीक है, कौन था? भीमदेव प्रथम। और महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। समझ में आ गया? इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो 1026 ईस्वी में। वह इसका 16वां आक्रमण था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने? संस्कृत मुद्रा लेख भी था और चांदी के मुद्रा लेख मतलब संस्कृत उस पर लिखा हुआ था, उसके चांदी के सिक्के निर्गत किए, मतलब चांदी के सिक्के पे संस्कृत में लिखा हुआ था। बताइए, तो कौन था? हुआ मुद्रा, महमूद गजनी था। ठीक है, तो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे और उस चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित था। तो ऊपरी भाग पर जो मुद्रा लेख था अरबी भाषा में था और दूसरी तरफ क्या था? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है जो चांदी के किस सिक्के पर, किस प्रकार के सिक्के पर महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख का रचना की थी? तो चांदी के सिक्के पर। तो चांदी के सिक्के पर संस्कृत के साथ साथ और कौन सी भाषा थी? तो अरबी भाषा थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ देता हूँ, आप लोग समझिए। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? बताइए, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो वह शासक कौन थे? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी।
ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। तो मध्य एशिया का शासक था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में, कब, देखिए 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था, 1192 ईस्वी में, ठीक है। और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुल्तान पर हुआ था, ठीक है। और इसी मुल्तान को स्वर्ण नगर का नाम दिया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने दिया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था, ठीक है। और 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की पहली लड़ाई में उसकी हार हो गई थी और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हो गई। और इसके साथ ही जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई तो उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो गई। मतलब तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था कायम हो गई। अब देखिए आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उत्तर भारत में कब जीता? 1192 में किसने जीता था? मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कहाँ था? तो गुजरात पर था 1178 ईस्वी में। हालांकि इस आक्रमण में उसकी हार हो गई थी, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हुआ था? 1191 में तराइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है भारत में मुस्लिम साम्राज्य किस युद्ध के बाद पूर्णतः स्थापित हो गया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम समाज स्थापित हो गया। और तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। हार किसकी हो गई थी? पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? बताया था आपको, जब 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण हुआ था तो उस समय शासक कौन था? भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, ठीक है, मूलराज द्वितीय। उसमें इस युद्ध को हराने में उसकी माँ नायिका देवी ने आबू पर्वत के निकट जो सहयोग किया था और यह जो हराया था मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने, वह आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त किया और यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। तो कब हुआ था यह युद्ध? 1178 ईस्वी में हुआ था। गुजरात पर आक्रमण किसने हराया था? तो आपको ये मूलराज या भीम द्वितीय था, मूलराज या भीम द्वितीय था। तो उसमें उसको सहयोग किसने दिया था? तो उसकी माँ नायिका देवी थी, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? देखिए तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीता, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गया। चंदावर का युद्ध, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित कर दिया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहरवाल राजा, कन्नौज के जयचंद कहाँ का था? कन्नौज के गहरवाल राजा जयचंद्र को पराजित कर दिया था। और चंदावर वर्तमान में कहाँ है? फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए आप 25वां क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1194, ये भी सेम क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, मैंने बता चुका है आप लोग को। देखिए क्या है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई जब पृथ्वीराज चौहान की उस युद्ध में हार हो गई थी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। मतलब इसमें कह रहा है सबसे पहले कौन आया था? चंगेज खां आया था कि महमूद गजनवी आया था कि मोहम्मद गौरी आया था कि तैमूर आया था? पता है आप लोग को कौन आया था सबसे पहले? सबसे पहले महमूद गजनवी आया था। देख लीजिए, सन 999 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर और 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था, ठीक है। शिहाबुद्दीन महमूद गौरी का प्रथम आक्रमण यहाँ मिस्टेक है, 1175 नहीं 1178 में हुआ था। किस पे किया था? गुजरात पे। और सन 1205 ईस्वी तक आखिरी वह युद्ध कब किया था? 1205 ईस्वी में, ठीक है। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हो गया जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह की मृत्यु के उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन शासन कर रहा था? इल्तुतमिश, ठीक है। और सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले कौन आया? देखिए सबसे पहले महमूद गजनबी, उसके बाद आपको मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज खां और उसके बाद तैमूर, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के देखते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो हमने संस्कृत वाला पढ़ा, संस्कृत वाला किसके सिक्के पर था? तो मोहम्मद बिन कासिम पर। अब आपसे पूछा जा रहा है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो वह शासक कौन था? महमूद गौरी के शासक पर। अब कुछ इसके बारे में और दाते को देख लेते हैं। तो महमूद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। तो एक तरफ सिक्का में देवी लक्ष्मी की बनी हुई है और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ है, ठीक है। और उस कलमा कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में खुदा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एत्ता प्रदान किया था? बताइए। तो वह प्रथम एत्ता किसको प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। जब गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में एत्ता प्रथा स्थापित हो गई और 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला और इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का भी विस्तार भी किया, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। महमूद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? बताइए। महमूद गौरी के किस दास ने? तो बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। तो महमूद गौरी के एक दास था इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उसने 1193 से लेकर 1202 के बीच, ठीक है, नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर उसकी राजधानी किसकी? विक्रमशिला की राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और उसने 1198 से लेकर 1203 ईस्वी पर बंगाल पर भी आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था और वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला, ठीक है। और लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा, ठीक है। और इख्तियारुद्दीन पूर्वी बंगाल का शासक था इख्तियारुद्दीन, उसने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। और इख्तियारुद्दीन ने पूर्वी बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई थी? लखनऊ की बनाई थी, ठीक है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बिहार का। तो कौन था? बख्तियार खिलजी। कब उसने जीता था? तो 1193 से 1202 के बीच, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। नालंदा बिहार को विध्वंस किसने किया था? बता सकते हैं आराम से कोई भी। तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें कूट में दिया हुआ है, आप लोग देखिए क्या कह रहा है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो क्या होगा इसका? बताइए। तो इसका होगा ए और दो आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या। देखिए क्या है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। तो भारत में तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ और जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय, देखिए यहाँ पे भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संसवनी वंश के महमूद गौरी को प्राप्त हुआ था, ठीक है। राज्य पूछेगा राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको है भारत में? तो महमूद गौरी। प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। राज्य का मोहम्मद गौरी, ठीक है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख में मिलती है? बताइए। रेशम बुनकरों की श्रेणी जानकारी, तो यह मिलती है आपको किस अभिलेख में? मंदसौर या दसपुर अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख को दसपुर अभिलेख के भी नाम से भी जाना जाता है, शिलालेख, ठीक है। दसपुर या मंदसौर शिलालेख कुमार गुप्त का के शासनकाल का है, ठीक है। किसके शासनकाल का है? कुमार गुप्त के शासनकाल का है। और इस लेख में कुमार गुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है और यहाँ से प्राप्त लेख में पट्टवाई श्रेणी मतलब रेशमी सूत बनाने वालों की समिति, रेशमी सूत बनाने वालों की समिति कौन थी? पट्टवाई श्रेणी। तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये था आपको भारत में मुस्लिम आक्रमण का करीब 35 क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। अब हम लोग कल के वीडियो में क्या करेंगे, जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये जितने भी वंश हैं इन सब का हम लोग पहले क्या करेंगे, टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर एक ही दिन में कोशिश करेंगे ये जितने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश है इन सब का क्वेश्चन भी एक दिन में डिस्कस करेंगे। हम लोग का उद्देश्य रहेगा मेन जो एक महीने के अंदर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत दोनों को ख़त्म कर दें, ठीक है।
तो ठीक है, आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।